हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोडायरी साई सर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। मैंने 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। क्योंकि भाई आपके 2 साल के मेहनत का जो निचोड़ है, आपके 2 साल के मेहनत का निचोड़ 3 घंटे की एग्जाम डिसाइड करने वाली है। और अगर वो एग्जाम आपकी अच्छी चली जाती है तो फिर आपकी मंजिल आपको मिल गई, अदरवाइज आपको फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया है और नई एनसीईआरटी अगर आपके पास में है तो पेज नंबर 85 से थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। हमने इस पैराग्राफ से लेके तो जीएन रामचंद्रन से लेके तो व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी, सेल एनवेलप, ग्राम स्टेनिंग, कंप्लीटली यूकैरियोटिक सेल तक हमारा पूरा के पूरा टॉपिक कवर हो गया। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहां से जो मैंने स्टार्ट किया था तो अप टू यूकैरियोटिक सेल सारा टॉपिक कवर हो चुका है। पर मैंने वीडियोस के अंदर पीवाईक्यूज नहीं लिए थे, तो मैंने सोचा कि जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया इस टॉपिक से नीट के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, तकरीबन 17-18 प्रश्न है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे शॉकिंग सवाल जो था नीट 2025 का वो ये वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नीट 2025 में सवाल पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसके ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर देखा नहीं होगा तो आए बटन पे मैं डाल दूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिजिको केमिकल अप्रोच की मदद से पढ़ना। अगर मैं हर चीज एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो यदि आपको कोई प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो हर प्रश्न को लेके मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाला है, आप वो देख लेना और फिर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब होता है फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, ये भी नीट 2025 का दूसरा प्रश्न पूछा गया था। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। ऑप्शन बी ईच राइबोसोम हैज 2 सबयूनिट्स। ऑप्शन सी द 2 subunits of the 80s ribosomes are 60s and 40s while those of 70s are of 50s and 30s। मैं एकदम शॉर्टकट में आपको ये बात बता देता। दोस्तों, आपको ये बात पता है कि सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम्स आपको चाहिए क्योंकि राइबोसोम्स का काम रहता है प्रोटीन बनाना, उन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। ओके, तो ध्यान से सुनिए, अगर हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं और अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोट्स की, मैं बैक्टीरिया की बात अगर कर रहा हूं या फिर मैं यूकैरियोटिक सेल मतलब हमारे सेल की अगर बात कर रहा हूं, ओके, राइबोसोम्स दोनों के पास में है, हमारे पास में भी और इनके पास में भी, बैक्टीरिया के। ओके, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है, हमारा राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है। फिर एनसीईआरटी खुद कहती है कि राइबोसोम 2 टुकड़ों से मिलकर बनता है। एक टुकड़ा होता है उसमें लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर एलएसयू, स्मॉलर एसएसयू, दोनों मिलकर कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और जो ये कंप्लीट राइबोसोम होता है या वो 70s का रहेगा या 80s का रहेगा। तो एनसीईआरटी खुद कहती है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो लार्जर सब यूनिट है एलएसयू, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 70s वाला, तो उसका जो बड़ा टुकड़ा होता है वो 50s होता है और जो छोटा टुकड़ा होता है वो 30s होता है। और जो यूकैरियोट्स का एलएसयू बड़ा टुकड़ा होता है वो 60s होता है और एसएसयू होता है 40s। मैं दोबारा बता दूंगा, 50 और 30 80 होते, 60 और 40 100 होते। ये अरिथमेटिक एडिशन नहीं है, इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा राइबोसोम्स के ऊपर, तब आपने उसको देख लेना। तो फिलहाल में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला ऑप्शन देखो, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होता है, सही बात है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन ए सही है। ओके, क्योंकि हमको देखो सवाल को ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन वाला। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, ईच राइबोसोम हैज 2 यूनिट, हर राइबोसोम के 2 टुकड़े रहते हैं, ये भी सही बात है। और ऑप्शन सी को देखा, द 2 सब यूनिट ऑफ द 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। 80s बनता है 60 और 40 से, सही है। व्हाइल दोज ऑफ 70s आर 50s एंड 30s, 50 और 30, ये भी सही है। मतलब ए बी सी लॉजिकली सोचा जाए, ऑप्शन थर्ड को देखो, ए बी सी करेक्ट है, आगे के देखने की जरूरत क्यों नहीं, सुनो अभी आगे।
ऑप्शन डी है द टू सब यूनिट ऑफ द एटीएस राइबोसोम आर 60 एंड 20. 20 नहीं होता, गलत है ये. एंड दोज ऑफ 70S आर 50S एंड 20. 20 होता ही नहीं पहली बात तो, ये तो गलत ही, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा. और लास्ट वाला ऑप्शन देखो, द टू सब यूनिट ऑफ द एटीएस आर 60S एंड 30S. 60S एंड 30S. 30S जैसे तुमको मतलब यहाँ पे एटीएस में 60 और 40 होता है, तो ये 30S नहीं होता, ये भी गलत है. तो डी और ई जिसमें रहेगा वैसे भी वो गलत रहेंगे, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. और देखो, मैंने सभी टॉपिक के ऊपर, आपको लग रहा होगा सर आप कितने फास्ट में बता रहे हैं, हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा. दोबारा ध्यान से सुनो, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल चुका हूं. हर एक चीज, हर एक बात एकदम गहराई में बताया है. तो अगर कोई प्रश्न तुमको समझ में नहीं आता है तो तुमने उसको पहले वीडियोस देख लेना और बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना. अभी मैं स्क्रीन के ऊपर मतलब अगर तुमको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं यहां से साइड हो जाता हूं. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. बहुत ही आसान सा सवाल है. अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन. न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 91 चेक कर लेना. उसके ऊपर एक टाइटल है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. उसके अंदर आपको पता है मेसोसोम के ऊपर बहुत सारी लाइन है, तो पेज नंबर 91 अगले ही पेज पे ऊपर की फ्रंट लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़ लेना. अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे आपको पता है सर ये जो मोनेरा होता है इसके पास में क्या होता है, ये एक मोनेरा का एक बैक्टीरिया निकाला मैंने. बैक्टीरिया के पास में ये कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्सटेंशन हो जाता है. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेसोसोम. मेसोसोम का काम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत सारे काम है. तो ऑप्शन सी इसका जवाब है मेसोसोम. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, अगला सवाल, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया. ये सवाल नीट 2024 में पूछा गया था. ओके, दोबारा सुन लीजिए. सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज फैसिलिटेटेड बाय, अभी वही वाला सवाल दोबारा पूछा गया. ठीक है, कि सेल वॉल फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कौन करता है, अभी बताया मैंने आपको, मेसोसोम्स करते हैं. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल फिर से नीट 2024, मेसोसोम इन अ सेल इज. मेसोसोम एक सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है. ऑप्शन 1 मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू द सिंगल एमआरएनए, उसे तो पॉलीसोम कहा जाता है. स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अरे एनसीईआरटी में लिटरली लाइन दी गई है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, कौन, मेसोसोम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल ये भी नीट 2023 में पूछा गया था, सेम मेसोसोम के ऊपर. भाई मेसोसोम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोनेरा की बात हो रही है, बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो मेसोसोम के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, स्टेटमेंट 1, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. भाई आप बहुत ज्यादा जब पढ़ाई करते हो ना तो ऑटोमेटिकली पढ़ने के बाद ही तुमको समझ में आ जाता है कि यार ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है ये. स्टेटमेंट 2, द मेसोसोम्स इन द बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ये भी सही है. मतलब दोनों के दोनों, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 3 दोनों करेक्ट है. सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से सवाल था. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. नीट 2022 से स्टेटमेंट 1, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज. देखिए अच्छा सवाल था दोस्तों. माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल भी है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, सेल वॉल उसमें होता नहीं है, अनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, और सबसे बढ़िया सर इसकी जो साइज होती है लेस देन 0.3 माइक्रोन. 0.3 माइक्रोन से भी कम होती है, तो 1 माइक्रोन तो बहुत ज्यादा हो गया. इसका मतलब अगर 1 माइक्रोन की चलनी, फिल्टर चलनी होता है चाय छानने की चलनी जैसा, फिल्टर लिया गया तो उसके अंदर से माइकोप्लाज्मा पास होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा. और स्टेटमेंट 2, माइकोप्लाज्मा ऑफ द बैक्टीरिया विद द सेल वॉल, गलत बात. माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं होती. इसके ऊपर भी वीडियो डाला है, आई बटन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो यहाँ का इसका मतलब माइकोप्लाज्मा का ये जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, बट विथ सेल वॉल गलत है, वो विदाउट सेल वॉल होना चाहिए था. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. तो कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4. चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. बड़ा ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट वाला चुनना है, गलत वाला बताना है आपको. एनसीईआरटी का पेज नंबर 91 पे एक टाइटल है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, उसमें इंक्लूजन बॉडी की जो 4-5 लाइन है उसमें है ये आंसर.
इंक्लूजन बॉडीज का मतलब होता है बैक्टीरिया रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखता है अपने अंदर, साइनोफैसियन ग्रैन्यूल्स वगैरह, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ओके, उसके बारे में चल रही है बात यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन देखिए, दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। पहली बात तो पढ़ते से यही गलत है, क्योंकि देखो इंक्लूजन बॉडीज लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये सही है। रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है। बट दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ये गलत है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन 1 है, क्योंकि हमको गलत वाला चुनना था। चलिए अगले सवाल की ओर। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ द ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसी टाइटल के अंदर है। इंक्लूजन बॉडीज के अंदर देखिए कि लास्ट लाइन में दिख जाएगा, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। नीट 2020 में पूछा गया था, बहुत ही आसान सा है। इसका जवाब है गैस वैक्यूल्स, क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगी को, दोस्तों चलो मैं अपनी तरफ से एक बात बताता हूँ, ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है इसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जिनको भी फोटोसिंथेसिस करना है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट। अगर आप पानी के अंदर हो तो आप गहराई में रहना पसंद करोगे कि ऊपर तैरना? भाई आपको तैरना पड़ेगा ना सनलाइट में, तो तैरने के लिए आपके पास में हवा भरा हुआ कुछ चाहिए ना, गैस वैक्यूल जैसा, जिससे आपको बायोन्सी मिलेगी, आप तैर पाएंगे ताकि सनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो इसका जवाब है गैस वैक्यूल्स होते हैं इनके पास में। अगला सवाल, द साइज ऑफ पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर भी सवाल आता है कई बार। पीपीएलओ मतलब माइकोप्लाज्मा, याद रखना। एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो लंग्स रहते हैं ना, लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और उस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक फ्लूइड, उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। यदि जैसे कैटल्स वगैरह की हम बात करते हैं ना, तो कैटल्स के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, अगर उनके प्लूरल मेम्ब्रेन में माइकोप्लाज्मा चले जाए, जिससे उनको निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए याद रखना पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। ओके, ये उसका दूसरा नाम है, ठीक है, ओल्ड नाम था उसका। और माइकोप्लाज्मा वैसे भी जीनस है, उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमको, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो लिटरली क्या बात है, उसमें मैंने कहा ही था एनसीईआरटी में, वहां पे जरा सा मिस्टेक था, उन्होंने 0.3 माइक्रोन साइज दिया था, जबकि पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, माइकोप्लाज्मा एक जीनस है, और एक जीनस में कई सारे स्पीशीज आ सकते हैं। तो 0.3 सीधा नहीं बताना चाहिए था, या तो रेंज बता देते कि 0.1 से लेके 0.3 तक, या फिर लेस देन 0.3 माइक्रोन, ये उन्होंने डालना चाहिए था। तो उस हिसाब से अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ऑप्शन बी उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा की साइज 0.1 माइक्रोन से लेके 0.3 माइक्रोन तक वैरी करती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली? 70s राइबोसोम किसमें होता है? पहले ही बता दिया, नीट 2019। मेरे भाई सुन, 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सबसे पहला सर 70s किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ओके, हालांकि थोड़ा अगर गहराई में बताऊं ना मैं, तो हमारे यूकैरियोट्स के अंदर जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर भी 70s राइबोसोम होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो सर प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70s। ओके, तो अब चलिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, अब 70s मतलब प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है, तो हमको प्रोकैरियोट्स के बारे में कुछ बातें बताना है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोड? नहीं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, याद रखना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा के मेंबर, इनके साइटोप्लाज्म में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है नेकेड, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। नेकेड मतलब जिसने कुछ पहना नहीं है। यहाँ पे उनका मतलब था कि भाई जैसे हमारे जो डीएनए रहता, वो हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता, इनका डीएनए न्यूक्लियस इनके पास में है नहीं, तो इनका डीएनए लटका हुआ है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, सस्पेंडेड है, तैर रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ओके, उस जगह को और उस डीएनए को न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, क्योंकि बाद में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्लूज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है भाई, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नीट 2019 तक हम पहुंच गए। अगला सवाल, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of the ribosomes are termed as राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, वही वाला टाइटल रिजर्व, ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ना, उसके ऊपर देख लेना। यहाँ पे कभी भी एक बात याद रखना, ये जो mRNA होता है, कौन सा आरएनए?
एमआरएनए को करना होता है ट्रांसलेशन और बनाना पड़ता है प्रोटीन। प्रोटीन किसका चेन है? अमाइनो एसिड का चेन है, याद रखना है बात। तो सर जी अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड का चेन है, प्रोटीन बनता है एमआरएनए से। प्रोटीन सबकी जरूरत है, चाहे वो बैक्टीरिया रहो या हम रहो, हम सबको प्रोटीन चाहिए। तो अगर फिर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। जल्दी बनाना है तो राइबोसोम चाहिए, क्योंकि वो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो क्या एक राइबोसोम इतने सारे प्रोटीन बना पाएगा? क्या नहीं। तो एमआरएनए पे जगह जगह पर राइबोसोम्स होते हैं। तो याद रखना, एक एमआरएनए पे, एक एमआरएनए पर कई सारे, बहुत सारे, कई सारे राइबोसोम। याद रखना ये बात, कंफ्यूजन होता है इसमें। कई सारे राइबोसोम कई सारे एमआरएनए पे, गलत, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक एमआरएनए पे जब बहुत सारे राइबोसोम आ जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ऑप्शन 1 करेक्ट है। बच्चों मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि आप दिल लगा के, जान लगा के इतना पढ़ो एनसीईआरटी को कि मुंह जबानी हो याद हो जाए, कि जैसी सवाल आया तो पढ़ते ही तुमको लगे कि यार मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं। और उसके लिए तुमको एक एक चैप्टर को 20-20, 25-25, 30-30 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तब जाके इतना परफेक्शन आएगा आपके अंदर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम ही आ गया तो बात ही खत्म हो गई, माइकोप्लाज्मा। विदाउट डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती। पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल। पैथोजन बुरा है, वो बीमारी देता है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकता है। ये सारी तारीफें सिर्फ एक ही चीज है, पीपीएलओ उर्फ माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन 3 याद रखना ये बात, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं रहती, पैथोजेनिक होता है, अनएरोबिक कंडीशन में जिंदा रहता है, सेल वॉल नहीं, इसलिए तो सबसे छोटा बैक्टीरिया है और सबसे छोटा भी सेल है। तो माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नीट 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? स्टिकी कैरेक्टर, चिपचिपी लेयर, बैक्टीरिया, ग्लाइकोकैलिक्स, पढ़ने के बाद ही याद आ जाता है। एनसीईआरटी में तो लिटरल लाइन से ये सारे सवाल नीट के हैं और सारे सवाल एनसीईआरटी से। तो अगर आपको नीट करना है तो आप एनसीईआरटी को इतना कीनली पढ़ो कि बारीक बारीक चीज, एक लाइन क्या मैं कह रहा हूं, एमेजार वॉज वेयर भी स्किप नहीं होना चाहिए, इतना बारीकी से उसको पढ़ो। तो इसका जवाब है ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि भूलना नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है स्लाइम लेयर, ओके, कैप्सूल 2 टाइप का होता है। तो चिपचिपी लेयर की जब बात आती है तो स्लाइम लेयर की बात चल रही है, और स्लाइम लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स ही है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल, सिलेक्ट द मिसमैच, गलत वाला चुनिए। ये ऐसे सवाल देखा करें, हाँ ध्यान से, करेक्ट, इनकरेक्ट, रिस्पेक्टिवली, साइमल्टेनियसली, मिसमैच, ऐसे देखना। मिसमैच गलत वाला चुनो। गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया ठीक है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल सही है। मिथानोजन प्रोकैरियोट्स है, ये भी सही है। मिथानोजन आर्किबैक्टीरिया याद रखना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है ये, हम पढ़ेंगे उसके ऊपर। पर ये सेकंड वाले ऑप्शन को आप जरा ध्यान से देखो यार, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, अरे वो प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल की 90% जगह वैक्यूल ने लेकर रखा है। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे रहते और छोटे रहते, तो यही गलत है, मिसमैच। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता, तो यही हमारा जवाब है। गलत है पर जवाब है। अगला सवाल, अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम, हालांकि ये टॉपिक हुआ नहीं है, पर मैंने जो लास्ट वाला यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम बताया था ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि भी लाइसोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर एंजाइम होते हैं और वो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इसका जवाब है लाइसोसोम, नीट 2016। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में देख लेना। नीट 2016 का यह सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? इसमें से प्लाज्मिड का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्लाज्मिड वो है जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सके, प्लाज्मिड वो है जो सर्कुलर होते हैं, प्लाज्मिड वो है जो ट्रांसफरेबल होते हैं, पर प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो नॉट अ फीचर, सिंगल स्ट्रैंडेड, इसका मतलब ये हमारा जवाब है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड, वैसे भी मैंने अभी कहा आपको कि प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, 2 धागे होते हैं, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला सवाल, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाली बात चुनो। इसमें जो नीट 2016 का सवाल है, ऑप्शन 1, बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बताया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल की वीडियो में देख लेना। बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, सही बात है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स,
कहीं ना कहीं साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, तो ये सही है, ऐसा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस, सेल वॉल नहीं होती, ये भी सही है। पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसमें एक शब्द गलत है। देखो, सेक्स पिलाई और फिमरी, सेक्स पिलाई का काम है सेक्स पिलस बनाना, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में मदद करता है, और फिमरी का काम है एडिजन का, चिपक जाना। तो मोटिलिटी का सवाल पैदा नहीं होता वहां पे। तो मोटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो पिलाई और फिमरी मोटिलिटी में मदद नहीं करते, बैक्टीरिया को मदद होती है फ्लैजिला से, क्योंकि वैसे भी बैक्टीरिया के पास में सीलिया नहीं होता है। तो याद रखना है बात। तो ऑप्शन सेकंड रॉन्ग वाला स्टेटमेंट है। आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और देखो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो मैं सारी चीजें बता चुका हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि मैंने जितना भी समझाया है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लीज आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।